हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSS TGT नेचुरल साइंस की PYQ सीरीज़, जिसमें हमने स्टार्ट किया था वो एग्ज़ाम जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 1 में। इसमें ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और इसमें भी हम केमिस्ट्री के ही कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाता है और रिडक्शन में भी जाता है। तो अगर सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। इस रिएक्शन के लिए एक कंडीशन याद रखना कि जो भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जाएगा उसके पास एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए। तो उसके पास एटलीस्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। एक और चीज़ आप याद रखना, अगर कहीं भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर वही नंबर डिक्रीज होता है यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, राइट। अब यहाँ हमें जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन दी है वो हमें दी है Cl2 + 2OH नेगेटिव, और यहाँ हमारा बन रहा है ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस यहाँ बन रहा है H2O, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो Cl यहाँ फ्री स्टेट में है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसका हम कंसीडर कर लेते हैं x, ऑक्सीजन का हमें पता है -2, तो x -2 ओवरऑल चार्ज है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। यहाँ हमें दे ही रखा है Cl पे कितना चार्ज है, माइनस, यानी कितना हो गया, -1। तो एक जगह 0 से +1 जा रहा है, 0 से +1 इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cl यहाँ 0 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। तो Cl ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और रिडक्शन में भी जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हमसे पूछा कौन सी नहीं है। सेकेंड रिएक्शन ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है H2O2, यहाँ बन रहा है हमारा H2O + O2, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मली तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, बट अगर परऑक्साइड्स का केस है, परऑक्साइड होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, इस तरीके के लिंकेज को परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो कितनी होती है, -1, राइट। तो ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, और यहाँ अगर हम वाटर में कंसीडर करें तो कितनी होगी, -2। यहाँ पर है फ्री स्टेट यानी कितनी होगी, 0। तो ये ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब नंबर जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ -1 से 0 तो नंबर इंक्रीज हो गया, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन रिडक्शन में भी जा रहा है और ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। थर्ड रिएक्शन एक बार चेक करते हैं। थर्ड रिएक्शन हमें दिया P4 प्लस यहाँ बन रहा है हमारा 3OH नेगेटिव प्लस यहाँ है 3H2O, और ये फॉर्म कर रहा है PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। अब अगर देखेंगे तो फॉस्फोरस यहाँ फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या होगा, 0। यहाँ अगर चेक करेंगे तो देखो यहाँ फॉस्फोरस नॉन मेटल के साथ है, इसलिए क्या होगा, -1। फॉस्फोरस क्या कंसीडर कर लेते हैं, ऑक्सीज स्टेट x, तो x यहाँ पर +1 होगा, x + 3 = 0, तो क्या होगा, x = -3। ऐसे ही यहाँ देखें तो हाइड्रोजन पर होता है +1, फॉस्फोरस का x और ऑक्सीजन -2, तो ये होगा +2 + x -4 = -1। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x -2 = -1, यानी x कितना आएगा, +1। तो अगर हम चेक करेंगे फॉस्फोरस यहाँ जा रहा है 0 से -3, तो नंबर डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ जा रहा है +1 में, नंबर हो गया इंक्रीज, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ भी हमारा एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, रिडक्शन में भी, तो ये क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब हमसे पूछा यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो अगर 3 रिएक्शन यहाँ ऑलरेडी डिसप्रोपोर्शनेशन है तो इसका मतलब 4th ही बच गई, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4th। बट फिर भी हमें बता दूँ, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ भी सोडियम है और यहाँ भी सोडियम है, इसका मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूँ तो +1, यहाँ भी होगा +1 और यहाँ भी कितना होगा, +1, क्योंकि Na ग्रुप 1 का मेटल है और ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। तो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है +1, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट
यानी सेम एलिमेंट ना ऑक्सीडेशन में जा रहा है ना रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नॉन आयरन ओर अमंग द फॉलोइंग इज, हमसे पूछा इसमें से कौन सा आयरन का ओर नहीं है। ऑप्शन ए चैल्कोलाइट, इसका फॉर्मूला होता है CuS। सिडेराइट, इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। आयरन पाइराइट, इसका फॉर्मूला होता है FeS2। लिमोनाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2। हमसे पूछा कौन सा आयरन का ओर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है, इसका मतलब ये तीनों तो आयरन के ओर है। क्योंकि यहाँ पर कॉपर है तो इसका मतलब ये आयरन का ओर नहीं है, किसका ओर है, कॉपर का। और हमसे यही पूछा इसमें से कौन सा आयरन का ओर नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हमसे यहाँ पूछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ZnO + C Zn + CO। तो यहाँ पर ZnO के साथ ऑक्सीजन है जो यहाँ हट गया है, और ऑक्सीजन का हटना यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कहीं भी अगर एज अ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। इसका मतलब ये तो हमें दिया है करेक्ट, और हमसे करेक्ट ही पूछा है, इसका मतलब बाकी तीन तो इनकरेक्ट होंगे, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बट फिर भी बाकी तीनों को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया ZnS + 3O2 ZnO + 2SO2। ये कहा है कैल्शिनेशन, ये है गलत। कैल्शिनेशन ऐसे याद रखो, C4 कैल्शिनेशन, C4 कार्बोनेट। एक तो कैल्शिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ होता है और वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में यूज़ होता है, यानी वहाँ ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट याद दिया ZnCO3 ZnO + CO2, तो ये दिया है रोस्टिंग, ये गलत है। रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर्स के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई में उसे हीट करते हैं, यानी SO2 भी दिया हुआ है। इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है ये रोस्टिंग है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, ये है कैल्शिनेशन, ठीक है। अब ये दोनों तो यहाँ गलत हो गए। थर्ड अगर हम देखेंगे NaCl फ्यूज, तो Na हमें मिलेगा कैथोड पर और Cl2 किस पर मिलेगा, Na मिलेगा एनोड पर, और यहाँ के दिए Cl2 किस पर मिलेगा, कैथोड पर। तो देखो अगर NaCl ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर कराएं, मोल्टन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो याद रखना जो Na पॉजिटिव है ये तो देगा Na, और Cl नेगेटिव क्या देगा, Cl2। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज हमेशा एनोड पर होता है, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन यानी रिडक्शन, रिडक्शन हमेशा होती है कैथोड पर। तो इसका मतलब Na हमें मिलेगी कैथोड पर, और Cl2 हमें किस पे मिलेगा, एनोड पर। अगर कोई और भी पूछा जाए तो याद रखना जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव, वो हमें कैथोड पर मिलेगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो हमें एनोड पर मिलेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, हमसे करेक्ट पूछा था, करेक्ट हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमसे पूछा है कोरोजन क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसमें बोला है कोरोजन आर्टिफिशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, स्पॉन्टेनियस है, ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल। बी में दिया है नेचुरल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, रेडॉक्स डिटोरेशन ऑफ मेटल। नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल है। आर्टिफिशियल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिडक्टिव डिटोरेशन ऑफ मेटल है। तो देखो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, देखो जो कोरोजन होता है ना, कोरोजन क्या होता है, जैसे आयरन का ही अगर मैं कंसीडर करूँ तो आयरन क्या होते हैं, जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर। तो जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, इनके कांटेक्ट में रहने के बाद जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी कलर की लेयर आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। क्या कहते हैं उसे, रस्ट, यानी जंग लगना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो सबसे पहले तो कोरोजन की बात याद रखना, जो मेटल्स हैं उनका अपर सरफेस खराब हो जाता है, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये रिडक्शन तो है नहीं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पर हमसे पूछा ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल, और यहाँ भी दिया ना ऑक्सीडेशन डिटोरेशन ऑफ मेटल, ये दोनों तो करेक्ट है। उसके बाद एक वर्ड और है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं या थोड़े से इनिशिएशन से होती हैं। जो रिएक्शंस अपने आप नहीं होती हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आयरन के आप ऊपर आप पकड़ ऑक्सीजन या वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेकर आ रहे हो, ये तो अपने आप हो रहा है। अगर अपने आप हो रहा है तो कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। तो ये याद रखना, ये स्पॉन्टेनियस है। ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन है, बात हो गई, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल। आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है, यानी हम खुद कराते हैं, और नेचुरल मतलब जो नेचर में अपने आप हो रही हैं चीज़ें। तो हमें पता है जो आयरन के ऊपर जंग लगती है, किसी भी चीज़ के ऊपर जंग लगती है एयर से रिएक्शन, तो ये तो नेचुरल ही हुआ ना, अपने आप नेचर में हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, नेचुरल।
ये नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है ये, और ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ sp2 hybridized sp hybridized carbon atoms in the molecule non 1 2 4 5 tetraene 7ine are। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। नॉन मतलब 9 कार्बन एटम, तो सबसे पहले 9 कार्बन एटम ड्रॉ कर लो सिंगल बोन के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, 3 4 5 6, हाँ ठीक है। अब इसमें बोला है 1 2 4 और 5 टेट्राईन, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन मान लो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट पोजीशन पर है डबल बोन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर डबल बोन, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर डबल बोन, और उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर भी हमें दिया है डबल बोन, राइट। ये दिया है टेट्राइन हो गया। और 7 आइन यानी सेवंथ पोजीशन पर आइन यानी क्या दिया है, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी की वैलेंसी H लगा के सेटिस्फाई कर सकते हो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये तो सेटिस्फाइड है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर आएंगे 3 हाइड्रोजन। अब हमसे पूछा है इसमें से कौन सा sp2 और sp हाइब्रिडाइज है। देखो इसके लिए मैं बता दूं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ऐसे याद रखना। अगर कार्बन कार्बन हर तरफ किससे कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। सिंगल बोन से कनेक्ट है तो sp3, डबल बोन से कनेक्ट है तो sp2, और ट्रिपल बोन से कनेक्ट है तो sp। एक स्पेशल केस, अगर कार्बन इधर भी डबल बोन से कनेक्ट है और इधर भी डबल बोन से कनेक्ट है, ऐसे दोनों साइड पर अगर एक कार्बन के डबल बोन्ड आते हैं तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ये स्पेशल केस याद रखना। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो कार्बन किससे कनेक्ट है, डबल बोन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp2। यहाँ ये डबल बोन से, इधर भी डबल बोन से, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ये डबल बोन सिंगल बोन, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पर कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड से, इधर भी डबल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ये डबल बॉन्ड से तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ये ट्रिपल बॉन्ड से तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, और ये सिंगल बॉन्ड से तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब हमसे पूछा इसमें से sp2 हाइब्रिडाइज कितने हैं और sp हाइब्रिडाइज कितने हैं, तो पहले sp2 के काउंट कर लो, कितने हैं sp2, 1 2 3 4, 4 sp2 हैं। sp कितने हैं, 1 2 3 4, तो sp कितने हैं यहाँ पर 4। 4 sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, 4 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C2H2Cl2। इसके आइसोमर्स हमें बताने। आइसोमर वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है उनका डिफरेंट। तो अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर्स। हमें यह कहा है C2H2Cl2 का ड्रॉ करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो C2H2Cl, पहले तो 2 कार्बन लगा लो, लगा लिया, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो। अब तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl2 कनेक्ट करने हैं, इनको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। चलो मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देती हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 2 Cl। इसका मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। दूसरा मैं ऐसे भी बना सकती हूँ ना, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 Cl यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 Cl यहाँ। तीसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन और Cl को ऐसे ही रखो और यहाँ पर आ जाएगा Cl और ये क्या हो गया, H। तो एक तो ये है जिसमें एक ही कार्बन पर सेम सेम है, एक ये है, इस पोजीशन को हम कहते हैं सिस पोजीशन, एक ये है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस पोजीशन। सिस और ट्रांस ऐसे याद रखना, अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पर होते हैं, यानी ये 2 कार्बन है और इस पर जो सेम ग्रुप है ये सेम साइड पर है, उस पोजीशन को कहते हैं सिस। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स पर होते हैं उसे कौन सी पोजीशन कहते हैं, ट्रांस। तो टोटल आइसोमर कितने बने यहाँ पर, 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ, इस स्पीशीज का हमसे IUPAC नेम पूछा है। देखो ये इस तरीके की है, ये तो है हमारा साइक्लोहेक्सेन, है ना, 6 कार्बन एटम, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। एक ब्रांच ऐसे है, दूसरी ब्रांच कुछ इस तरीके से, और तीसरी ब्रांच है कोई
इस तरीके से। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर है 1 कार्बन और यहाँ पर कितने कार्बन है 2 और यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3। इसका मतलब 1 कार्बन से क्या बनता है मिथाइल, 2 कार्बन से क्या बनता है इथाइल। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है, इथाइल ग्रुप भी है और 3 कार्बन से क्या बनता है प्रॉप, यानी यहाँ कौन सा ग्रुप है प्रोपाइल। तो जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ से नंबर देंगे, यानी यहाँ 2 ब्रांच है तो जहाँ मैक्सिमम ब्रांच होती है नंबरिंग उधर से करते हैं। तो ये हो गई 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे नहीं जाएंगे 2 3 4 5 क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं, जहाँ से ब्रांच पास पड़ेगी उधर से ही नंबरिंग करनी है, इधर से दूर पड़ेगी इसलिए इधर से नंबरिंग नहीं करनी, इधर से करनी है। 1 2 3, 1 पे मिथाइल 1 पे इथाइल और 3 पे क्या है प्रोपाइल। अब जब नेमिंग देते हैं ये तो नंबरिंग होगी, नेमिंग में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल सबसे पहले आएगा इसलिए इथाइल की नेमिंग सबसे पहले जाएगी, यानी क्या आएगा 1 पे ही हमारा क्या लग रहा है इथाइल। उसके बाद एम और पी में एम पहले आता है तो 1 पे ही हमारा क्या लग रहा है मिथाइल, तो 1 इथाइल 1 मिथाइल और 3 पे हमारा क्या लग रहा है प्रोपाइल और स्ट्रक्चर हमारी क्या है साइक्लोहेक्सेन। तो उसका नाम क्या होगा 1 इथाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा। राइट, ये कहाँ दिया ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हमसे पूछा इसमें से किस से हम मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो देखो एल्कीन क्या होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। अब इसका हाइड्रोजनेशन कराना है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन के एडिशन, हाइड्रोजन के एडिशन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। यहाँ निकल प्लैटिनम या पैलेडियम कोई सा भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। डबल का हो जाता है यहाँ पर सिंगल और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इस तरीके की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ क्योंकि कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आया और ये वाली रिएक्शन एल्कीन्स में दी हुई है तो उसका मतलब यहाँ तो हमारी मीथेन बनी नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिया वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका हो जाता है डबल और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ से निकलेगा NaCl। अब ये क्या हुआ बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वुड्स रिएक्शन ऐसे याद रखना। देखो CH3Cl और अगर मैं Na की कराऊँ तो जो भी रिएक्टेंट यहाँ दिया उसको डबल कर दो, यानी एक और एक बार और यहाँ लिख लो, लिख लिया। क्योंकि ये 2 बार है तो यहाँ पर भी 2Na ले लो, इसको कर दो बॉक्स में बंद। अब अगर इसको मैं बॉक्स में बंद करूँगी तो ये क्या मिला मुझे 2NaCl, ये मिल गया। जो बचा उसे लिख दो, क्या बचा CH3 तो ये क्या बन गई मेरी इथेन। तो यहाँ हमें इससे कम में कोई नहीं मिलेगा, यानी सबसे जो लोएस्ट अल्केन मुझे मिलेगी वो इथेन ही मिलेगी, तो इससे भी मीथेन नहीं बना, तो ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट आता है कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस होता है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं ले लूँ तो ये मैंने एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसकी करा दो इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन की। एक्वा सॉल्यूशन मतलब H2 होगा, तो जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, वैसे तो जब हम कार्बन कंपाउंड करेंगे तब ये रिएक्शन डिटेल में करेंगे, फिलहाल बता दूं। यहाँ से एक तो देखो ये जो CH3 है क्योंकि ये 2 हो गए तो इसका हो जाएगा यहाँ पर CH3 यानी यहाँ पर भी हमें मिलेगी इथेन। CO निकलेगा CO2 की फॉर्म में, NaOH के साथ कंबाइन करके बनाएगा NaOH और एक हम यहाँ से मिलती है हमें हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी जो हमें मिला वो इथेन मिला, यानी डबल बॉन्ड वाला। यहाँ से भी 2 कार्बन वाला मिला, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कार्बन। इसका मतलब इससे भी मीथेन नहीं बनी, मीथेन 1 कार्बन का है। हमसे पूछा हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, R होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, X होता है हैलोजन। सिंपलेस्ट मैं ले लेती हूँ जैसे CH3MgBr। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, यानी किसी रिएक्शन करा दूँ मैं वाटर से, तो वाटर क्या होता है, वाटर ऐसे ब्रेकआउट होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो याद रखना यहाँ पर है मेटल, इस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला ग्रुप किसके साथ कंबाइन हो जाता है H के साथ और क्या बना लेता है CH4। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ऐसे किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास प्रोटोन हो तो उसका एल्काइल पार्ट प्रोटोन के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना लेगा। तो इस मेथड से मुझे क्या मिलेगा CH4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बता दूं, वैसे तो चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे, फिलहाल मैं बता दूं आपको। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ना इस तरीके के कंपाउंड देते हैं जिनके पास ये वाला ग्रुप होता है, यानी एक तो ये होना चाहिए CH3 CH और यहाँ होना चाहिए CH3, इस तरीके का कोई ग्रुप हो, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए OH।
तो अगर इस तरीके का कोई ग्रुप है यानी सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो एक तो सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और एक अगर इस तरीके का कोई ग्रुप है यानी अल्फा मिथाइल जरूर होना चाहिए, ये अल्फा मिथाइल, ये भी अल्फा मिथाइल, तो अगर अल्फा मिथाइल हमारे पास है तो वो देंगे, यानी सेकेंडरी कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल्स। इसके अलावा एक इथाइल अल्कोहल इस टेस्ट को देता है और एक एसिटाल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है, यानी CH3CH2। इसमें क्या होता है, जब हम NaOI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें CHI3 मिलता है, यानी येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म मिलती है। ये आप अभी ये याद रखना, सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी कीटोन्स, इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं है ना इस कैटेगरी में, ये भी नहीं है, ये है, ये C2H5OH, ये यही तो है CH3CH2OH, यानी ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये इस टेस्ट को देगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी नहीं होगा। ये मिथाइल कीटोन है, यानी इसका ऐसा है CH3, स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो CH2, ये जगह C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। ये टर्शियरी कीटोन है। अगर यही इस तरीके से होता ना, यहाँ डबल यहाँ होता, यहाँ इस तरीके से होता, तब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए सेकेंडरी पोजीशन पर ही कीटोन या अल्कोहल होना चाहिए, या फिर इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड होना चाहिए, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें दिया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर इज सिमिलर टू। देखो कार्बन फाइबर ना ग्रेफाइट फाइबर्स ही होते हैं, तो जो ग्रेफाइट फाइबर्स होते हैं ना उन्हें कार्बन फाइबर्स कहते हैं। ये एक पॉलीमर होता है और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्रेफाइट जैसी होती है, हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और कार्बन फाइबर्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में। डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है, फुलरीन बकी बॉल की तरह होता है, कोरंडम SiC होता है, ये याद रखना है। फिलहाल हमसे पूछा है कार्बन फाइबर होते हैं ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, हेक्सागोनल लेयर्स। नेक्स्ट हमसे पूछा है हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर्स आर मेड अप ऑफ। देखो जो प्रेशर कुकर होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो हीट रेजिस्टेंस हो, ताकि जब हम उनको पकड़े तो हमारे हाथों को हीट नहीं लगनी चाहिए। यानी जो भी हैंडल है वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें से कौन सा पॉलीमर है जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है? पहला दिया है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, C बेकलाइट, D प्रोपालाइन, पॉलीप्रोपीन। तो आपको याद रखना है जो हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर होते हैं वो होते हैं बेकलाइट के, क्योंकि बेकलाइट होता है हीट रेजिस्टेंट, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए जो प्रेशर कुकर के हैंडल होते हैं वो बेकलाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो जो हमारा DSSS का एग्ज़ाम हुआ था फीमेल शिफ्ट में 27 सितंबर 2018 को, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री के वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे फिजिक्स के, बायो के और एक नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन रह जाते हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज वाले करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।